हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सब्जेक्ट जीएसटी। वो है हमारा कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है स्टूडेंट्स, आपको पता है मैंने आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जब चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया उस टाइम पे नहीं करवाया था। द रीज़न बीइंग मुझे पता था कि इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है, बट आई वाज जस्ट वेटिंग कि इंस्टीट्यूट उसको एप्लीकेबल कर दे जिससे मैं आपको वो इसमें इनकॉर्पोरेट करवा सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम कहाँ से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो वही चैप्टर 3 से जिसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जितनी भी अमेंडमेंट के नोट्स है वो अभी मैं आपको क्लास में ही बनवा दूंगी, हाँ उसी रजिस्टर में। ओके चलो जल्दी से स्टार्ट कर लो। कंपोजिशन लेवी जल्दी से निकालो। ओके, अब स्टूडेंट्स कंपोजिशन लेवी में सबसे पहली बात है कि इसका सेक्शन नंबर क्या है, क्योंकि इसका सेक्शन नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल याद करना है। ओके, तो सेक्शन नंबर है स्टूडेंट सेक्शन नंबर 10। कौन सा सेक्शन है इसका? सेक्शन नंबर 10। ओके, अब हमें पता है हम सारे सेक्शंस कौन से एक्ट के पढ़ते हुए आ रहे हैं, CGST एक्ट के, ठीक है। IGST एक्ट या SGST के नहीं पढ़ रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, सो स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वांट टू क्लैरिफाई। देखो ये कंपोजिशन लेवी होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। अब एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन ऐसा है, कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है मैम? अगर 20 लाख की लिमिट से ज़्यादा अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर गई, मैं 20 लाख वाला मान रही हूँ, ठीक है, हमें पता है कि कौन कौन सी एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में उसकी एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से अब एक्सीड जा रही है, मान लो उसकी 22 लाख की थी, तो मैम उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। ओके, लेकिन अब एक बात मानो स्टूडेंट्स, समझो, हो सकता है ये जो बिजनेसमैन है, अब अगर इसकी 20 लाख से ज़्यादा गई, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, बट माइट बी ये कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन है, ये एक स्मॉल टैक्स पेयर है, मतलब एक स्मॉल बिजनेसमैन है। अगर वो सारा टाइम यही देखता रहेगा, ओके, जब भी कोई सेल होएगी, क्योंकि अब रजिस्टर बन गया, कस्टमर से जीएसटी लो, फिर उस जीएसटी को डिपार्टमेंट को दो, इसके लिए हर महीने रिटर्न्स फाइल करो, रिटर्न्स को मैच करो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से। अरे बाबा बहुत टेंशन हो जाती, कितनी टेंशन है। तो इसके लिए क्या बोला कि अगर ऐसा कोई स्मॉल टैक्स पेयर है, वर्ड समझो किसकी बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्मॉल टैक्स पेयर, मतलब क्योंकि स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो छोटे लेवल पर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो छोटे लेवल पर कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उनको बोला चलो एक काम करो, रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा जैसे ही एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करेगी, लेकिन हम आपके लिए वो रजिस्ट्रेशन भी बहुत इजी बना देते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद का जितना भी रिटर्न फाइलिंग, टैक्स कलेक्शन, वो प्रोसीजर है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेनेंस, वो इजी बनाते हैं। इजी कैसे? तो देखो उनको बोला गया, जब आप रजिस्टर करवा रहे हो तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो, नॉट एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, रजिस्टर करवा लो एज कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कंपोजिशन स्कीम में करवा लो स्टूडेंट। सबसे पहली बात, ये कंपोजिशन स्कीम जो हमने टॉपिक पढ़ा था मिक्स्ड सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, तो उस कंपोजिट सप्लाई से इस कंपोजिशन स्कीम का कोई लेना देना नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे समझ लेते हैं कंपोजिट से कंपोजिशन बना और फिर लगाते हैं लॉजिक, सो दैट इज नॉट ए लॉजिक। ओके, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके चलो, उससे हम देखते थे कि हमें रेट ऑफ टैक्स क्या देखना है। ये आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ आपका कि चार्ज कैसे लगेगा। ओके, सो अब ये है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा लो। कौन सा सेक्शन है? तो ये है सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट। मैम फिर इस कंपोजिशन स्कीम में फायदे क्या है? तो फायदे सुनो। सबसे पहला फायदा, अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो हमें पता है जब भी कस्टमर को सेल करोगे, अपने रेसिपिएंट को जब भी कुछ सप्लाई किया उससे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इसमें स्कीम में बोला एक काम करो, अब स्मॉल टैक्स पेयर हर बार जीएसटी लेने लग गए तो हो सकता है कस्टमर भी कम आना शुरू कर दे शॉप पे, उसी शॉप पे जाना शुरू कर दे जिसकी लिमिट ही 20 लाख से कम थी, मतलब जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 से कम जा रही, क्योंकि वहां उनको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। तो सुनो, अब आप एक काम करना, हर सेल पर अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं करना। तो क्या जीएसटी नहीं पे करना? करना है, लेकिन कैसे? एक काम करो, अपनी 3 महीने की, 3 मंथ्स की जो भी एग्रीगेट टर्नओवर बनती है,
एग्रीगेट टर्नओवर बनती है और हमें पता है हमें रजिस्ट्रेशन हमेशा स्टेट बेस्ड लेना होता है, तो स्टेट वाइज एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में जितनी भी 3 महीने की, 3 महीने मतलब एक क्वार्टर की, अब ये महीने की तो बात भी नहीं कर रहा, 3 महीनों की इकट्ठी जितनी भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है उस पर फॉर एग्जाम्पल एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज, अब बात करेंगे कैसी, फॉर एग्जाम्पल 1%, सिर्फ 1% का जीएसटी जाकर आप डिपार्टमेंट को दे देना। और ये जो 1% है, लेकिन अब ध्यान रखना क्योंकि सिर्फ 1% लगा रहे हैं, तो ये आप जब सेल करोगे अपने कस्टमर को उससे कलेक्ट नहीं कर सकते। करना क्या है, हर सेल पर जहां पहले जीएसटी कलेक्ट होता है ऐसा नहीं होगा, सप्लायर को खुद से अपनी 3 महीने की टर्नओवर निकालकर उस पर सिर्फ 1% का जीएसटी दे देना है। दैट इज सो मच इजी। कैसे, पहली बात तो हर महीने जाकर रिटर्न भरने का झंझट खत्म। दूसरा, कस्टमर को एक इंटरनली हमें भी लग जाता है स्टूडेंट्स की, अरे ये तो जीएसटी भी लगा रहा है, ठीक है, जबकि जीएसटी लगाना उसकी मजबूरी हो जाती है, वो उसके हाथ में नहीं है, उसको गवर्नमेंट को पे करना है, बट स्टिल कस्टमर की जो परसेप्शन बनती है, अरे जीएसटी लगा रहा है चलो दूसरी शॉप पर चलते हैं, खत्म। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज स्टूडेंट्स, अगर वो सिंपल सा रेगुलर टैक्स पेयर होता तो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी अकॉर्डिंग मेंटेन करनी पड़ती क्योंकि रिटर्न भरनी है, तो उतनी ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब बात आती है और क्या है इसका फ़ायदा। अगर रेगुलर टैक्स पेयर होता तो स्टूडेंट्स उसको हर महीने अपनी जीएसटी रिटर्न पे करनी पड़ती, अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती। एक बात होती है टैक्स पे करना, दैट इज जितना टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देना, कंपोजिशन टैक्स पेयर को ये अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब 3 महीने के अंत में देना है। लेकिन मतलब जब वो 3 महीने खत्म हो जाएंगे उसके बाद देना है। और रिटर्न कब फाइल करनी है मैम, फिर समरी कब देनी है, तो इसके लिए तो स्टूडेंट्स और इजी बना दिया, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, ध्यान करो रजिस्ट्रेशन वाले में, ठीक है। क्या था कि अब ये बात हो गई है, अमेंडमेंट आ चुकी है कि कंपोजिशन टैक्स पेयर को रिटर्न सिर्फ एनुअली, साल में एक बार ही फाइल करनी होती है। एनुअल रिटर्न जैसे हम इनकम टैक्स की भरते हैं ना, एनुअली रिटर्न फाइल करते हैं, साल में एक बार होती है उसकी आफ्टर द एंड ऑफ ईयर, ऐसे ही अब जीएसटी जो कंपोजिशन स्कीम में है उसके लिए भी एट द एंड ऑफ ईयर उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी आफ्टर द एंड ऑफ ईयर। समझ आया कितने बेनिफिट, मतलब जो पर्सन, जो स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर कंपोजिशन स्कीम में होगा उसके तो बहुत ज्यादा मजे होते हैं। द रीजन भी उसके ऊपर जो ये बर्डन और कॉम्प्लिकेशन है इनको कम कर दिया। ओके, तो मैम इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट, जो पर्सन कंपोजिट स्कीम में है, कंपोजिशन स्कीम में है, वो कभी भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर उसने सप्लाई किया तो फिर स्टूडेंट उसकी कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब द पर्सन हु इज सप्लाइंग इंटर स्टेट, तो फिर इंटर स्टेट आउटवर्ड्स मतलब बाहर की स्टेट में सेल नहीं कर सकता। हाँ, वहां से परचेज कर सकता है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, परचेज कर सकता है लेकिन सेल नहीं कर सकता, ठीक है। समझ आया? ओके, चलो, सेल वो नहीं कर सकता, ओके ठीक है। कैसी इंटरस्टेट नहीं कर सकता। सेकंड स्टूडेंट इसकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है, अब आपको पता है हम क्या करते थे, अगर हर सेल पर हम जीएसटी कलेक्ट करते थे तो एट द एंड ऑफ मंथ हमें पता था कि हमने 3,000 रुपये का जीएसटी कलेक्ट किया, लेकिन इस गुड्स को परचेज करते टाइम हमने परचेजर को, हमने भी तो कुछ टैक्स दिया था, दैट इज आर इनपुट टैक्स क्रेडिट, 2,000 का है तो सिर्फ 1,000 रुपये पे करने हैं। ये आईटीसी तब अवेल हो रहा था जब टैक्स अमाउंट ज्यादा था, अब तो टैक्स अमाउंट बहुत नॉमिनल है, तो बोल दिया कि जो अब कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। इसका एक आपको बहुत रीसेंट एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना, तो मैक्सिमम रेस्टोरेंट यही करते हैं, या किसी स्वीट शॉप पे जा रहे हो, मिठाई लेने जा रहे हो, सो वो वहाँ पे लिखा होता है, उनके जो बिल होता है उस पर लिखा होता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। लेकिन उनका जीएसटी उस पर होता है, लेकिन वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करते, ठीक है। कई बार हम खुश हो जाते हैं, कितनी अच्छी शॉप है ना, जीएसटी भी है, रजिस्टर्ड है, हमसे तो नहीं किया इसने, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कंपोजिशन है, ठीक है। कंपोजिट वाले नहीं कर सकते। ओके, स्टार्ट करें अब टॉपिक। चलो, अब स्टूडेंट्स देखो, अब बात आती है कि मैम
कितनी टर्न ओवर वाले पर्सन को हम कंपोजिशन स्कीम में मानेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहली बात, जब भी आपको टर्न ओवर देखनी है कि वो पर्सन जो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो उसके लिए देखो, जब हमें जीएसटी में सिंपल रजिस्ट्रेशन करवाना है, हम क्या देखते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं तो ठीक है, इस ईयर में अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसी साल में जैसे ही 20 लाख की लिमिट क्रॉस करी वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता था। लेकिन जब हमें देखना है कि पर्सन कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो उसको जिस साल वो देख रहा है उसके प्रीवियस ईयर की टर्नओवर चेक करनी है, पिछले साल की टर्नओवर चेक करनी है। अगर वो पिछले साल की टर्नओवर लिमिट में है तो इस साल उसको जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, अदरवाइज नहीं। ओके, कैसे, लिमिट्स क्या है? तो स्टूडेंट बेसिकली क्या बोला गया था जब जीएसटी आया, तो इसके लिए लिमिट रखी गई थी। पहली बात तो सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए तब रखी गई थी, अब अमेंडमेंट है, बताऊंगी क्या। बोला जिसने पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 50 लाख तक की जिसकी एग्रीगेट टर्न ओवर थी, एग्रीगेट मतलब पूरी सम टोटल, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ 50 लाख तक की थी, तो फिर वो इस साल अपना जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसने करवाया है वो कंपोजिशन स्कीम में करवा सकता है। ठीक है, अब देखो लिमिट क्या रखी गई थी स्टार्टिंग में 50 लाख, लेकिन साथ ही साथ बोल दिया गया था कि इफ द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल उनको लगता है कि ये लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, सो ये बढ़कर 1.5 करोड़ हो सकती है। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट के हाथ में उन्होंने एक बेनिफिट दे दिया तो ऑब्वियसली फिर वो हमारे यूज के लिए उसको यूज करेंगे, उन्होंने किया। अब क्या हो गया स्टूडेंट कि अगर कोई भी, अब करंट सिचुएशन क्या है कि अगर कोई भी पर्सन गुड्स की सप्लाई कर रहा है, सो इन दैट केस उसको कंपोजिशन स्कीम तब मिलेगी अगर उसकी पिछले साल की टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। इससे ज्यादा है तो फिर कंपोजिशन में वो नहीं रजिस्टर हो पाएगा। ओके, करें अब स्टेप बाय स्टेप इसको। चलो, सो स्टूडेंट्स डायरेक्टली इस पॉइंट पर आ जाओ आप, जहां जहां से आपको पढ़ाना है, जहां से आपको पढ़ना है मैं बता रही हूँ, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन यहीं से कर दिया, दैट इज मोर देन इनफ। स्मॉल टैक्स पेयर, जितने भी छोटे टैक्स पेयर्स हैं विद इन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसको हाइलाइटर से मार्क करो क्योंकि जीएसटी में नॉर्मली हम सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की बात देख रहे थे, सो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए पिछले फाइनेंशियल ईयर देखना है, इसको हाईलाइट करो। कितना, जो अप टू 1.5 करोड़ है दे शैल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आती है, नॉर्मली वो क्या इशू करता है, टैक्स इनवॉइस, क्योंकि टैक्स इनवॉइस इट इज अ काइंड ऑफ बिल जिसपे वो टैक्स चार्ज करता था, इसीलिए उस इनवॉइस को बोलते थे टैक्स इनवॉइस। लेकिन जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम में है, क्या वो अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज कर सकता है? द आंसर इज क्लियर कट नो। तो स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वो देगा एज अ बिल अपने कस्टमर को, उसका नाम होगा, वो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, दैट शेल बी अ सिंपल बिल ऑफ सप्लाई कि भाई मैंने सप्लाई की है। द रीजन भी वो उसमें टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसको, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस नहीं। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज मेंशन इनटू योर बुक्स आल्सो। ओके, सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड एनी टैक्स इनवॉइस, जो जो मैं आपको हाइलाइटर से मार्क करवा रही हूँ करते जाओ मार्क, बट सिंपली नीड टू इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई जहां पर नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम द रेसिपिएंट। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है कि उसको कितने टाइम पे अपना जो टैक्स है वो पे करके आना है। तो at the end of the quarter he would pay the tax without availing the benefit of ITC। मैंने बोला था इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं ले सकता, और रिटर्न कब फाइल करनी है, एनुअली करनी है। ठीक है, जो जो आपको बता रही हूँ बस हाईलाइटर से ये मार्क करते चलिए। चलो, अब स्टूडेंट्स एक बात बताना, जितने भी हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब अब एक सेलर है जो कि अमेजोन से काम कर रहा है, ठीक है, अब उसके पास तो ऑर्डर हो सकता है ना वो, कि वो कश्मीर में बैठा और उसको ऑर्डर कन्याकुमारी से मिल रहा हो, कहीं से भी मिल रहा हो, इट मीन इंटरस्टेट तो वहां होनी होनी है। ठीक है, सो लॉजिक लगाओ, इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया कि ऐसे जो भी पर्सन है हु आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उनको तो मिलेगा ही नहीं, या फिर ऐसे पर्सन हु आर मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, और ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिन पर की सेक्शन 52 एप्लीकेबल होता है, मैंने बताया था आपको टीडीएस वाला सेक्शन, सेक्शन 52। तो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेक्शन 52 इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, सेक्शन 52 मतलब
ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिन पर सेक्शन 52 लगता था, उनको कैसे रजिस्ट्रेशन होता था, ध्यान आ गया, ठीक है। तो वो पर्सन भी अपना कंपोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अपना निकाल लिया जाएगा अब आपका रजिस्टर। ओके, बात आती है द फर्स्ट वेरी अमेंडमेंट। अभी तक स्टूडेंट्स क्या था कि जो कंपोजिशन स्कीम थी ना एप्लीकेबल इवन फॉर द नवंबर 2020 एग्जाम्स, यही था कि कंपोजिशन स्कीम वाज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स। मतलब ऐसा पर्सन जो गुड्स सप्लाई करता था उस पर तो कंपोजिशन स्कीम लगती थी, लेकिन अगर सर्विसेज की बात करें कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो क्या उसको बेनिफिट नहीं है, उसमें सिर्फ वो रेस्टोरेंट सर्विस या छोटी मोटी सर्विसेज इंक्लूड करते थे, सारी सर्विसेज इंक्लूड नहीं कर रहे थे। लेकिन अब एक अमेंडमेंट आ गई है, दैट इज द अमेंडमेंट। तो सबसे पहले रजिस्टर पे लिख लो, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है तो यहाँ लिख लो अमेंडमेंट आई है, ठीक है, पूरा लिख लो। अमेंडमेंट वाले को इनफैक्ट आप कर सकते हो कि आप उसको दूसरे पेन से भी लिख सकते हो, ओके, जिससे ध्यान रही अमेंडमेंट है। तो यहाँ पर अब सप्लायर ऑफ सर्विसेज को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर 10 पूरा कंपोजिशन स्कीम का। तो स्टूडेंट जो गुड्स का सेक्शन होता था वो होता था सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1, और जो अब सर्विसेज का सेक्शन आया है सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 होता था हमारे गुड्स के लिए। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आई है दैट इज अब एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया और वो है सेक्शन 10 का सबसेक्शन नंबर 2A। ओके, मतलब इसको अमेंड कर दिया तो 2A हो गया, दैट इज द सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम कैसे रहेगी वो हमें बताएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। ओके, चलो अब नेक्स्ट आता है कि टर्न ओवर की लिमिट क्या रहती है कंपोजिशन लेवी के केस में। तो स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पहले ये लिमिट थी 50 लाख, लेकिन गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट दे दी गई थी प्रोवाइजो के थ्रू। देखो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ने बोला था भाई 50 लाख की लिमिट रहेगी, लेकिन इसी के प्रोविजंस पर उन्होंने प्रोवाइजो एक्सेप्शन टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिया। गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट को पावर दे दी गई दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, कौन सी काउंसिल से वो सलाह मशवरा करते हैं, जीएसटी काउंसिल, अगर उनको लगता है तो 50 लाख के लिमिट बढ़ाकर 1.5 करोड़ वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट को पावर दी, उन्होंने आम जनता के लिए उसको यूज किया एंड नाउ द करंट लिमिट इज 1.5 करोड़। मतलब पिछले साल में अगर एग्रीगेट टर्न ओवर 1.5 करोड़ तक है तो इस साल में पर्सन अपने आप को कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर करवा सकता है। क्लियर, चलो अब बात आती है स्टूडेंट्स कि गुड्स के केस में वैसे तो जो हमारी लिमिट है वो है 1.5 करोड़, ठीक है, लेकिन हमें पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला है, ठीक है, इसमें से 4 स्टेट्स को सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टोटल 11 स्टेट्स आर देयर जो आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं उनके लिए पहले स्टूडेंट्स एक बार देखिए, वो 11 स्टेट्स हैं आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन M2NT, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। सारों को ऐसे याद नहीं करना, कैसे याद करना है विल टेल यू, ठीक है। अब स्टूडेंट इन टोटल 11 स्टेट्स में से कंपोजिशन के केस के लिए बोला कि टोटल 8 स्टेट्स इनमें से ऐसी हैं कि जहां की लिमिट को 1.5 करोड़ से रिड्यूस कर दिया। कितना किया, यहाँ बोल दिया गया कि अगर इन स्टेट्स में से कहीं से भी बिजनेस हो रहा है तो उसके केस में एग्रीगेट टर्नओवर चेक की जाएगी 75 लाख। मतलब पिछले साल में अगर इन स्टेट्स में से काम हुआ, प्रीसीडिंग ईयर में टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न ओवर जो देखी गई, एग्रीगेट मतलब पूरी सम टोटल, ठीक है, अगर वो 75 लाख से ज्यादा है सो इन दैट केस 75 लाख 10 रुपए भी है सो इन दैट केस कंपोजिशन लेवी वो नहीं ले सकता, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ओके, अब बात है मैम ये स्टेट्स कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स इन स्टेट्स के लिए आप एक काम करो, इन स्टेट्स के लिए एक मेमोरी टेक्निक नोट करो एंड द मेमोरी टेक्निक इज ओम 3
OM3NST मेरे साथ रिपीट करो, OM3NST, दोबारा रिपीट, OM3NST, दोबारा से रिपीट होना चाहिए, OM3NST, OM3NST. ओके, नाउ व्हाट इज OM3NST? तो स्टूडेंट, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, U फॉर उत्तराखंड. फिर हम नॉर्मल केस में देखते थे हमारा M2NT वाला, ठीक है, वो M2NT यहाँ पर भी इंक्लूड हो गया, लेकिन यहाँ पर M3 है, तो मैंने इसीलिए एक एडिशनल लिखकर उसको M3 कर दिया. ओके, दैट इज मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम. N फॉर नागालैंड, यहाँ पर S भी है, दैट इज फॉर सिक्किम, एंड T फॉर आर त्रिपुरा. ओके, चलो मैम, यहाँ के लिए तो आपने बता दिया 75 लाख है, लेकिन टोटल तो फिर हमारी 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, बाकी 3 का क्या? तो स्टूडेंट, बाकी जो 3 है, दैट इज असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उनके लिए अभी भी जो लिमिट है दैट इज 1.5 करोड़. ओके, मतलब जो नॉर्मल स्टेट्स पे चल रहा है. तो मैम क्या हमें 11 की 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स याद करनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए? नहीं, आप सिर्फ ये OM3NST को ध्यान में रखना है. A फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड असम. ओके, इनके अलावा इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है, इवन दिस 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वहां के लिए लिमिट 1.5 करोड़ ही है. ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा कि ये तो बात हो गई इन द केस ऑफ गुड्स, कि गुड्स के केस में क्या लिमिट चल रही है, ठीक है, लेकिन सर्विसेज के केस में क्या लिमिट है अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ. पहले इसको एक बार देखते हैं. देखो, अगर इसका मतलब मैं बोलूँ, इफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ सप्लायर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, अगर उनकी 1.5 करोड़ तक है एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो सप्लायर आज करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम लेवी कर सकता है. थोड़ा कंफ्यूजिंग. देखो क्या कह रहा है वो स्टूडेंट्स, मान लो ये जो पर्सन है, इसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है एज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन. सबसे पहली बात एक बार ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब उसको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, उसने पहले से ही नॉर्मल में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जैसे भी, अब वो चाहता है मैं रेगुलर से कंपोजिशन पर शिफ्ट कर दूं. कैसे करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो शिफ्ट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो 1 अप्रैल ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर से ही शिफ्ट कर सकता है. वो ये नहीं है कि उसका मर्जी आई सितंबर में कि चलो शिफ्ट करता हूँ, नहीं. जो शिफ्टिंग होगी वो एट द स्टार्टिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर से ही होगी, 1 अप्रैल से ही होगी. तो अगर कोई क्लाइंट इवन आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल कभी भी कोई क्लाइंट आया फरवरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, फरवरी मंथ में वो कहता है मैं ना मई जून में सोच रहा हूँ शिफ्ट करूंगा कंपोजिशन पर, तो उसको बोल देना या तो अभी कर लो अप्रैल से पहले, कि अप्रैल से वो एप्लीकेबल हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट अप्रैल से ही एप्लीकेबल होगा. क्लियर? एग्जाम्पल देखें, एक डीलर है P जिसके ऑफिस थे महाराष्ट्र और गोवा में. ओके, पहले इसको करने से पहले, एग्जाम्पल करने से पहले एक पॉइंट समझो स्टूडेंट्स. मैंने बोला कि कंपोजिशन टैक्सेबल जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन तभी ले सकता है अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई ना कर रहा हो, आउटवर्ड सप्लाई ना कर रहा हो इंटर स्टेट. ठीक है, हर स्टेट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होता है, बिकॉज GST रजिस्ट्रेशन इज योर स्टेट वाइज. ठीक है, तो बात है जब रजिस्ट्रेशन करवाना है तो एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ की देखनी है. ये एग्रीगेट टर्नओवर जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की है, पिछले साल वाले फाइनेंशियल ईयर की है, वो पूरी देखनी है. डेट इज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ कंप्लीट इंडिया देखनी है. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, मान लो एक ये पर्सन है, पिछले साल में इसकी जो टर्नओवर थी दैट इज 80 lakhs. ओके, एंड ही इज वर्किंग फ्रॉम कौन सी स्टेट में, जल्दी बताओ जल्दी, पंजाब. ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बेसिस पर 80 लाख के बेसिस पर उसने करंट ईयर में, फॉर एग्जांपल दिस वाज 2019-20, तो उसने करंट फाइनेंशियल ईयर में उसने बोला मेरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट थी वो 80 लाख थी, मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ. कैसा? इन द कंपोजिशन स्कीम. ओके, अब बात आई क्या ये कंपोजिशन स्कीम उसके लिए हमेशा लाइफ टाइम चलती रहेगी? नहीं. क्या होगा स्टूडेंट, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ये कौन सी टर्नओवर थी? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिया. ये एग्जांपल बना लो रजिस्टर में, पूरे इंडिया के एग्रीगेट टर्नओवर देखी थी आपने एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करने के लिए, लेकिन
अब मान लो इसने अब पंजाब से अपने आप को एज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करवा लिया। फिर हुआ क्या कि इस पर्सन को, अब इस पर्सन की फॉर एग्जांपल सितंबर में जाकर 17 सितंबर को अब इसकी लिमिट, अब इसकी अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 17 सितंबर तक की जो टर्न ओवर बन गई है ना स्टूडेंट, वो बन गई है 1.55 करोड़। ठीक है, इट मीन बिफोर 17 सितंबर उसकी 1.5 करोड़ ही थी अप्रैल से लेकर सितंबर तक में। ठीक है, लेकिन 17 सितंबर को एक अच्छा ऑर्डर आया और इसकी 1.55 करोड़ हो गई। क्या दिक्कत है, पिछले साल वाली लिमिट चेक की थी तो कंपोजिशन चलता रहेगा। रुको, इस केस में जैसे ही अब उसकी करंट फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलरली स्टेट में जहां से उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, उस पर्टिकुलर स्टेट में जैसे ही स्टूडेंट उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड करेगी, उससे कंपोजिशन लेवी हट जाएगा, उसको नॉर्मल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये केस था जहां उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया था। क्लियर? चलो, सो इसका मतलब अगर सीज कर रहा है वो कंडीशन तो इवन इन द मिड ऑफ द ईयर वो शिफ्ट करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से शिफ्ट करना चाहता है तो 1 अप्रैल से ही होगा। समझ आया? अब ये ध्यान रखना, पिछले साल के लिए पूरे इंडिया की टर्नओवर देखनी है और इस करंट ईयर के लिए आप जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की देखनी है। ठीक है, अब मान लो यही जो सेम पर्सन है, इसने पिछले साल की अपनी एग्रीगेट टर्नओवर देखते हुए दो स्टेट्स में अपने आप को रजिस्टर करवाया था, पंजाब में और सेकंड उसने हरियाणा में। अब उसने बोला, उसने तब सोचा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ पंजाब में अपने आप को कंपोजिशन करवा लूँ और हरियाणा में रेगुलर, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। या तो वो सभी स्टेट्स में पैन इंडिया बेसिस पर या तो वो कंपोजिशन स्कीम लेगा हर स्टेट के लिए अलग, या फिर रेगुलर लेगा, अलग अलग नहीं ले सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एवरीथिंग इज मेंशन इनटू योर बुक्स, लेकिन आप यहाँ से समझ लो अभी। ठीक है, सो मान लो स्टूडेंट अब पंजाब में उसकी 17 सितंबर को 1.5 करोड़ 1.55 करोड़ टर्नओवर हो गई। हरियाणा में स्टिल उसकी 75 लाख तक की टर्नओवर थी उस पर्टिकुलर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो बात आती है कि क्या अब वो सिर्फ पंजाब के लिए रेगुलर हो जाएगा और बाकी सबके लिए कंपोजिशन? नहीं, या तो सबके लिए कंपोजिशन या सबके लिए रेगुलर, तो सबसे उसकी ये जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट था वो विड्रॉ होगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो, पेज नंबर 100। अ डीलर पी हैज ऑफिसेज इन महाराष्ट्र एंड गोवा। वो वहां से इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है। इंट्रा कर रहा है मतलब कंपोजिशन में हो सकता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर पी इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट फॉर कंपोजिशन स्कीम, टर्न ओवर हमें दोनों ऑफिस की देखनी होगी, बिकॉज एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पूरे इंडिया की उसकी देखनी है। वो अगर 1.5 करोड़ को नहीं एक्सीड कर रही पिछले साल में, तो इस साल में फिर वो दोनों ऑफिस के लिए कंपोजिशन स्कीम में टैक्स रजिस्टर हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है, हम ये सब तो समझ आ गया, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज के केस में कितनी लिमिट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहीं पर लिख लो, बिकॉज इट्स एन अमेंडमेंट, तो लिखो। पहली बात तो अमेंडमेंट करके लिख लो जिससे याद रहे, इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके लिए स्टूडेंट जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है दैट इज 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। तो अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सर्विस सप्लायर की जो टर्नओवर थी, एग्रीगेट टर्नओवर सम टोटल वाली 50 लाख तक की थी, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, और करंट में भी वही सेम कि जैसे ही उसकी करंट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर भी 50 लाख को एक्सीड करी, विड्रॉ। क्लियर? चलो, अब बात आती है मैम ये एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालनी है। तो ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अच्छे से। कैसे था स्टूडेंट? सम टोटल, इसी से आपको पता था टैक्सेबल भी इंक्लूड, एग्जाम्प्ट भी इंक्लूड, बाहर जाने वाला एक्सपोर्ट भी इंक्लूड और इंटर स्टेट सप्लाईज भी इंक्लूड। ठीक है, चलो, ये कौन से एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है? जो हमने प्रीवियस ईयर का देखना है, करंट ईयर का नहीं। हम करंट ईयर में फिर ऐसा क्या अलग होगा? अब देखो, प्रीवियस ईयर में एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट इंक्लूड था। एक्सपोर्ट इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टेट। ठीक है, कि बाहर ही तो जा रहा है, अपनी स्टेट में नहीं है। जब उसने करंट ईयर में अपने आप को कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन में रजिस्टर करवा लिया, तो क्या वो इंटरस्टेट या एक्सपोर्ट कर सकता है? नहीं। इसीलिए उस केस में इंटरस्टेट और एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि वो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, फिर आता है इसमें से क्या क्या माइनस रहेगा। तो वही सब जो पढ़ा था हमने, जितने भी
टैक्सेस जीएसटी में लगे, सेस लगा, या फिर वैल्यू थी जो इनवर्ड सप्लाई की, मतलब जो कि रिवर्स चार्ज पर कुछ परचेज किया उस पर टैक्स दिया, इंक्लूड नहीं होगा। सेल पर जब टैक्स दोगे वो इंक्लूड, मतलब ऐसी सेल जिस पर टैक्स दे रहे हो वो तो ठीक है, दैट इज टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन परचेज करते टाइम किसी को टैक्स दिया तो वो आपकी टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। इन डिटेल वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट ना। इसमें स्टूडेंट्स आपकी छोटी सी अमेंडमेंट है, एंड द अमेंडमेंट इज कि इसमें से कौन सा पार्ट एक और है जो कि एक्सक्लूड रहेगा, और वो पार्ट है स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, दिस इज एन एप्लीकेशन, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन जो अभी आपके सिलेबस में आई है, पहले ये एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं थी, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन है वो, और कुछ नहीं। अब एक्सप्लेनेशन है, मान लो स्टूडेंट्स एक पर्सन को लगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्सन है, ठीक है, इसकी प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर है, या चलो एक मिनट को, इसकी जो करंट ईयर की टर्नओवर है ना, वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक की तो थी 20 lakhs, लेकिन ऑन, मान लो ये 1 जुलाई तक की थी, ठीक है, 5 जुलाई को क्या हुआ स्टूडेंट्स की एक अच्छा ऑर्डर आया और उसकी अब जो 2 लाख रुपए की टर्नओवर बढ़ गई, मतलब अब करंट ईयर की उसकी टर्नओवर हो गई 22 लाख। तो अब उसको पता है जैसे ही 20 लाख की लिमिट एक्सीड करी उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था अंडर जीएसटी, ठीक है। उसने सोचा ठीक है भाई 20 लाख एक्सीड कर दिया तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना है, हमें पता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने किया था, ठीक है। लेकिन फिर वो गया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, ये आपके पास आया वो, उसने आपसे कहा मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। आप उसको क्या सलाह दोगे कि रुको अभी इतनी भी ज़्यादा लिमिट टर्नओवर आपकी नहीं है तो आप रजिस्टर तो करवाओ, लेकिन कौन सी स्कीम में करवाओ, कंपोजिशन स्कीम में करवा लो। पहले उससे पूछ लेना इंट्रा स्टेट ही करता है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीडीएस सेक्शन 52 जिस पे लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है। तो कंपोजिशन में उसको आप रजिस्टर करोगे, यस मैम, क्योंकि वो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर से भी नहीं जुड़ा हुआ और खुद भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है। okay. अब आप कंपोजिशन स्कीम में जब सोचोगे कि भाई ठीक है आपको हम रजिस्टर करते हैं, तो आप उसकी कौन से वाली टर्नओवर को चेक करोगे, उसकी टर्नओवर मैम हम चेक करेंगे उसकी पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की। अगर वो अप टू 1.5 करोड़ है तो हम उसको कहेंगे कंपोजिशन में कर ले टैक्स रजिस्टर अपने आपको, ठीक है। मान लो ये थी 75 lakhs, रजिस्ट्रेशन डन, ओके, अंडर कंपोजिशन स्कीम, ओके। अब बात आती है स्टूडेंट, जब हम करंट ईयर का बाद में ये देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर इस साल में कंपोजिशन में तो हो गए, लेकिन कहीं इस साल में भी टर्नओवर ज्यादा तो नहीं जा रही कि कंपोजिशन को हटाना पड़ेगा, वो कैसे चेक करोगे। अभी बात है ना, अप्रैल से लेकर जो 1 जुलाई तक का टाइम पीरियड था, क्या वो इस टाइम पे रजिस्टर था, नहीं था। तो स्टूडेंट जब हम करंट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे तो 1 अप्रैल से लेके वो डेट जब तक कि वो रजिस्टर नहीं था हम उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे टर्नओवर में, ठीक है। बट कौन से साल में, जब हम करंट ईयर की चेक कर रहे हैं। अब आई होप रीजन एंड लॉजिक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो आप एक काम करो स्टूडेंट, ये पूरा एग्जाम्पल बना लो और साथ में यहाँ पे लाइन भी लिख लो दैट इज एन अमेंडमेंट, बिकॉज कि हम उसमें एक्सक्लूड और क्या रखेंगे, ठीक है। सो लिखो कि हम उसमें एक्सक्लूड क्या रखेंगे। पहले एक काम करो ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। समझ आ गया स्टूडेंट, जब उसका रजिस्ट्रेशन की लिमिट चेक करनी थी तब तो हमने ये 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का इंक्लूड किया है, लेकिन जब हमने बाद में ये देखना है कि अब उसको टैक्स कितने पे लगेगा तो फिर हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर, चलो तो पहले लिख लो एग्रीगेट टर्नओवर, मैं बोल रही हूँ आप लिखिए, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, aggregate turnover includes value of supplies, value of supplies from the 1st April of a financial year up to the date of its becoming, up to the date of its becoming liable for registration। ओके, कब ये चेक करना है हमने, जब उसको अपनी लाइबिलिटी देखनी है कि उसका रजिस्ट्रेशन लेना बनता भी है या फिर नहीं बनता, ठीक है।
लेकिन उसके बाद जब उसको टैक्स पे करना है तो फिर हम इस वाले पीरियड को इंक्लूड नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ही बाद में हुआ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जहां तक नहीं था तो आप उस पर टैक्स नहीं दोगे। तो बेसिकली द थिंग इज, अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, उसके लिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का टाइम पीरियड ऐड करेंगे। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स जब उसको टैक्स पे करना होगा, देन 1 अप्रैल से 1 जुलाई का वो पीरियड जिस टाइम पे उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, वो उस टाइम पर टैक्स पे नहीं करेगा। तो बेसिकली द थिंग इज दिस। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स अब बात आती है कि और भी कुछ एक्सक्लूड रहेगा। सो यस, ये पहले काम करो, इतना लिख लो कि ये ना हो कि आपका टॉपिक मिस हो जाए। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से बना लो और लाइन यही लिख लेना कि रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी चेक करने के लिए हम 1 अप्रैल से 1 जुलाई फॉर दिस एग्जाम्पल इंक्लूड करेंगे, लेकिन टैक्स किस अमाउंट पे करेंगे अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो जब तक उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था वो पीरियड इंक्लूड नहीं होगा। आफ्टर दैट पीरियड इंक्लूड होगा जिसकी टर्नओवर पर टैक्स पे किया जाएगा। ओके, इतना लिखो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग टॉपिक करवाऊंगी।